विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में एक ही वीडियो में पूरे नागरिक शास्त्र के पेपर को सॉल्व कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो पढ़े तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेयर मिलता रहेगा। तो देखिए ये जो पेपर है वायरल पेपर है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए यस सर, और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कम से कम 3 लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकेंगे। तो देखिए ये हमारा वायरल पेपर, अगर आप पूरे पेपर को देख लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व करके ना आए। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं आएंगे, तो आप वहां से आपके नंबर कट जाएंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए हमें दिया है नोट, तो नोट को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम पेपर को हल करेंगे। पहले हम नोट और निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं। नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद देखिए निर्देश दिया हुआ है। पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद देखिए चौथा है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में यानी कि एक वाक्य में देना है। पांचवा है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और छठवां हमारा है कि प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। और फिर सातवां है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से देखिए मैं निर्देश दिया, पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा, उसी के अनुसार जो जितने शब्द में जिस क्वेश्चन का आंसर पूछे उतने शब्दों में हमने उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखिए अब हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या जो है 1 है। क्या पहले देखिए नोट में दिया यहाँ पे भी कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी चारों को नहीं लिखना है, जो आपका सही विकल्प है उसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। पहला ऑप्शन है सोवियत संघ का पर आर्थिक दबाव था। दूसरा ऑप्शन है कि देखिए सोवियत संघ पर प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध था। तीसरा है का और खा दोनों, और घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्योंकि सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था और सोवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध था। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हमारा दोनों से, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर गा से हो जाएगा, का और खा दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान की स्थापना कब हुई। का ऑप्शन है 1966, खा ऑप्शन है 1967, गा ऑप्शन है 1968 और घा ऑप्शन है 1969। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1967। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। पहला ऑप्शन है सिंहली, दूसरा ऑप्शन है तमिल, तीसरा ऑप्शन है ईसाई, चौथा ऑप्शन है मुस्लिम। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो है सिंहली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है बांग्लादेश का गठन कब हुआ। तो का ऑप्शन है 1970, खा ऑप्शन है 1971, गा ऑप्शन है 1975 और घा ऑप्शन है 1991। तो बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी। तो देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम की जो चौथी बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी। का ऑप्शन हमारा है मुंबई, खा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, गा ऑप्शन है ब्राजील और घा ऑप्शन है जर्मनी। तो 2004 में जो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो बैठक हुई थी चौथी बैठक वो हुई थी मुंबई में। तो यहाँ पे ऑप्शन का हमारा सही होगा। छठवां क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे। का ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, खा ऑप्शन है विनोबा भावे, गा ऑप्शन है महात्मा गांधी और घा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है घ सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे? का ऑप्शन है 12, खा ऑप्शन है 14, गा ऑप्शन है 16 और घा ऑप्शन है 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 हमारा है 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आपातकाल लागू किया गया, यानी इमरजेंसी लागू किया गया? तो का ऑप्शन है 351, खा ऑप्शन है 352, गा ऑप्शन है 356 और घा ऑप्शन है 360। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 352। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 हमारा है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? का ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, खा ऑप्शन है पंजाब, गा ऑप्शन है राजस्थान और घा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा खा सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? का ऑप्शन है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की सहायता का पता लगाने के लिए, खा ऑप्शन है पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के लिए, गा ऑप्शन है का और खा दोनों और घा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर गा से हो जाएगा, का और खा दोनों। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न जो यहाँ पे देखिए आपका जो होगा 5 नंबर का होगा, सॉरी 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ यानी कि ईयू की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार को सरल बनाना, शांति बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना और नागरिकों को स्वतंत्र आवाजाही की सुविधा प्रदान करना था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तन में से किन्हीं दो का उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर देखिए आपको क्या लिखना है। देखिए नंबर 1 है विदेशी फास्ट फूड चेन यानी कि जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और फिर पिज्जा हट का प्रसार। दूसरा है आयातित खाद्य पदार्थ जैसे कि कीवी, एवोकाडो और की उपलब्धता जो आसानी से में मिल जा रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे पर काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, बीमारियों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग को प्रोत्साहित करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि भारत और चीन के मध्य विवाद के 2 कारण लिखिए। तो उत्तर देखिए सीमा विवाद क्या हो गया, एक सीमा विवाद जो कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र में है और चीन और पाकिस्तान के सहयोग और भारत में राजनीति क्षेत्रों में हस्तक्षेप हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखिए। तो एक हो गया संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की? तो देखिए उस समय 1975 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी? तो उत्तर देखिए संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तावित एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और राजनीतिक दमन के खिलाफ लड़ाई और समाज में व्यापक सुधार का आह्वान किया गया था। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है 1953 में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए पहला है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग, दूसरा है प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीयता की एकता सुनिश्चित करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है गोवा को स्वतंत्रता कब मिली? तो उत्तर देखिए गोवा को 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के बाद स्वतंत्रता मिली। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है? तो उत्तर देखिए मणिपुर की मुख्य समस्याएं उग्रवाद, जातीय संघर्ष और विकास की कमी है।
तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि अति लघुत्तरीय होंगे, जो हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 10 नंबर बहुविकल्पीय पर मिल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ तक आपका 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा आएगा देखिए लघुत्तरीय फर्स्ट प्रश्न, यानी फर्स्ट प्रकार के लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। तो उत्तर देखिए, इसका उत्तर आपको लिखना है कि पर्यावरण की चिंता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं वैश्विक हैं और इनका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। यह समस्याएं सीमाओं तक सीमित नहीं रहती और इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतियों की आवश्यकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, यह सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उनकी आर्थिक स्थिति और विकास स्तर और ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर तय की जाएंगी। यानी कि सबको पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग करना चाहिए, लेकिन जितनी उनकी आर्थिक स्थिति है, जिस प्रकार से उनकी गरीबी है, अमीरी है, उसी प्रकार से उन्हें सहयोग देना चाहिए। विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने विकसित हुए तो उन्होंने अनेक अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को काटा, वो अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो उनकी है उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, उदाहरणों सहित लिखिए। तो उत्तर देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विचारों का आदान प्रदान। यह दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल देता है। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 1 है इसमें विदेश वस्त्र ब्रांड जैसे कि नाइकी, जारा का भारत में आना, ये वैश्वीकरण है। भारतीय कंपनी जैसे कि टाटा और फिर इंफोसिस का विश्व स्तर पर व्यापार। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यक है, क्यों, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, गठबंधन की राजनीतिक आवश्यक है क्योंकि नंबर 1 है विविधता। भारत जैसे बहुजातीय बहुभाषीय देश में विभिन्न समूहों और हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए। दूसरा है संसदीय बहुमत। तो देखिए अलग अलग दलों के सहयोग से स्थिर सरकार बनाने में मदद मिलती है। तीसरी है सहमति की राजनीति। विभिन्न विचारधाराओं के दल मिलकर सामूहिक निर्णय लेते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। तो उत्तर देखिए, यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आपको खुद लिखना है, इसका उत्तर हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति की क्या विशेषताएं हैं, बताइए। तो देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं भारत की गुट निरपेक्षता नीति की। तो पहला है मौलिक अधिकार निलंबित, नागरिकों के मौलिक अधिकार पर रोक लगा दिया गया। फिर है सेंसरशिप, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद देखिए तीसरा है विरोध का दमन, राजनीतिक विपक्ष दबाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। और चौथा है केंद्र का प्रभुत्व, राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो गई। अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या लघुत्तरीय प्रश्न सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 27 क्या है। तो 27 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे देखिए 6 नंबर के हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर आप देखिए आपको कैसे लिखना है। देखिए सार्क की स्थापना क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन यह अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। इसकी आलोचना के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे कि नंबर 1 हो गया राजनीतिक मतभेद। तो देखिए सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद और अविश्वास सार्क को प्रभावित करते हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव और अन्य देशों के द्विपक्षीय मुद्दे सार्क की बैठकों को प्रभावित करते हैं। अगला हेडिंग है आर्थिक असमानता। तो देखिए सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास में काफी अंतर है, जिससे सहयोग के प्रयासों में बाधा आती है।
बड़े देश छोटे देशों के हितों की अनदेखी कर सकते हैं। फिर है परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन। तो देखिए सार्क के तहत कई परियोजनाएं शुरू की गई लेकिन इनका कार्यान्वयन बहुत धीमा है, इससे क्षेत्रीय सहयोग कमजोर होता है। फिर है बाहरी हस्तक्षेप। तो देखिए बाहरी हस्तक्षेप में आपको लिखना है बड़े देशों का हस्तक्षेप सार्क के निर्णयों को प्रभावित करता है और क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर बनाता है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान विश्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानव अधिकारों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि देखिए कौन कौन सी चुनौती का सामना कर रहा है। पहला हेडिंग हमारा है सुरक्षा परिषद की सीमाएं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होने के कारण यह अक्सर प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ है। फिर है वैश्वीकरण की चुनौतियां। वैश्वीकरण के कारण उभरती हुई चुनौतियां जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को नए तरीकों से सोचना होगा। फिर है संसाधनों की कमी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सीमित संसाधन की कम संसाधन है, जिसके कारण यह अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए भारतीय विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अनबंधित नीति। तो देखिए इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। फिर है गुट निरपेक्षता। भारत में गुट निरपेक्षता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी गुट निरपेक्षता को अपनी विदेशी नीति के आधार पर मानता है। उसके बाद है असंतुलित संबंध। तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध हमेशा मधुर नहीं रहे हैं, विशेषकर पाकिस्तान के साथ। फिर है विकास सहयोग। भारत विकासशील देशों के साथ विकास सहयोग को बढ़ावा देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की समस्या के कारण भारतीय सरकार इसे किस प्रकार से हल करने का प्रयास कर रही है। तो इसका उत्तर आपको देखिए किस प्रकार से लिखना है। आपको हेडिंग डालना है जम्मू कश्मीर की समस्या के कारण और समाधान के प्रयास। तो समस्या के कारण में हम लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखेंगे कि ऐतिहासिक विवाद। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान कश्मीर का भारत में विलय और पाकिस्तान का विरोध। दूसरा है आतंकवाद। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो होता है, इससे क्या है दोनों में क्या है लड़ाई की समस्या है। धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन। कश्मीर में अलगाववादी मानसिकता और सामाजिक असंतोष। चौथा है राजनीतिक अस्थिरता। तो देखिए स्थानीय सरकारों और केंद्र के बीच तनाव। अब अगला हेडिंग हमारा है भारतीय सरकार के समाधान और प्रयास। तो देखिए नंबर 1 है अनुच्छेद 370 का निष्कासन 2019 में किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दूसरा है विकास योजनाएं, क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तीसरा है आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद को नियंत्रित करने का प्रयास। आगे देखिए चौथा हेडिंग है समाज में समावेश। तो कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए गए हैं। अब देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारे 4 प्रश्न आएंगे, जहां पर आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 16 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न हमारा है कि यूरोपीय संघ को शक्तिशाली संगठन बनाने वाली किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ऊपर उत्तर देखिए यूरोपीय यहाँ पे रहेगा यू। तो यूरोपीय संघ को विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में से एक बनाया है। इसकी शक्ति के पीछे कई कारक काम करते हैं। नंबर 1 है एकल बाजार। तो देखिए एकल बाजार में आपको लिखना है यूरोपीय संघ ने एकल बाजार की स्थापना की, जिसके तहत सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को हटा दिया गया। इससे व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई और आर्थिक विकास को गति मिली। फिर है एकल मुद्रा। यूरोपीय संघ ने अधिकांश देशों ने एकल मुद्रा यूरो को अपनाया है। इससे मुद्रा परिवर्तन की समस्या समाप्त हुई और व्यापार को आसान बनाया गया।
फिर देखिए क्या है अगला हेडिंग, सामूहिक निर्णय लेना। तो देखिए यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। इससे सदस्य देशों के बीच एकता और सहयोग बढ़ता है और वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत आवाज बन पाते हैं। फिर चौथा है साझा नीतियां। तो यूरोपीय संघ ने कृषि, पर्यावरण, न्याय और अन्य क्षेत्रों में साझा नीतियां अपनाई हैं। इससे सदस्य देशों के बीच समन्वय बढ़ता है और वे वैश्विक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट पाते हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, आपको 8 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें दिया है क्वेश्चन हमारा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के क्या कारण हैं, इन्हें सुलझाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण है कश्मीर मुद्दा। सबसे बड़ा कारण है कश्मीर मुद्दा। इसके अतिरिक्त जल संसाधन, सीमा विवाद और आतंकवाद भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। कौन से देश, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद देखिए हमारा हेडिंग है विवाद के कारण। देखिए पहला कश्मीर मुद्दा, तो दोनों देश कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं। फिर है जल संसाधन, सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद। फिर है सीमा विवाद, सीमा के कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देश के बीच मतभेद है। फिर है आतंकवाद, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी भारत में अशांति फैलाते हैं। उसके बाद देखिए विवाद सुलझाने के उपाय। नंबर 1 क्या है, वार्ता यानी बातचीत। दोनों देशों को आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। फिर है तटस्थ मध्यस्थता, किसी तटस्थ देश या संस्था की मध्यस्थता में समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। फिर अगला हेडिंग है आतंकवाद पर अंकुश। तो देखिए दोनों देशों को आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। फिर है विश्वास निर्माण उपाय, दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के आर्थिक विकास में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आपको उत्तर लिखना, भारत के आर्थिक विकास में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका। तो देखिए उत्तर आप कैसे लिखेंगे इसका, यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। नंबर 1 है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक थी। तो देखिए यह योजना कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी क्योंकि भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। योजनाओं में सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया। उसके बाद देखिए इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी गई और बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ, जैसे जलाशयों और नहरों का निर्माण। अब देखिए अगला हेडिंग है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली। तो यह योजना औद्योगिकरण और भारी उद्योग की स्थापना पर केंद्रित थी। योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना था, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई। उसके बाद देखिए आगे है इसमें ऊर्जा, धातु, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों का विकास किया गया। इसके माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचों के लिए कई उद्योग स्थापित किए, जैसे कि भांगड़ा, नांगल, बांध और स्टील संयंत्र। उसके बाद देखिए हमें अथवा करके क्वेश्चन और दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के समय विकास के प्रश्न पर प्रमुख मतभेद क्या थे, उन्हें कैसे सुलझाया गया। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूं क्योंकि अथवा करके दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्वतंत्रता के समय भारत के विकास पर प्रमुख मुख्य मतभेद ये थे। नंबर 1 है औद्योगिकरण बनाम कृषि। कुछ लोग औद्योगिकरण पर जोर देते थे जबकि अन्य कृषि विकास को प्राथमिकता देते थे। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र बनाम कृषि निजी क्षेत्र। देखिए कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के पक्ष में थे जबकि अन्य निजी क्षेत्र को अत्यधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। फिर है आत्मनिर्भरता बनाम वैश्वीकरण। तो देखिए कुछ लोग आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे जबकि अन्य वैश्वीकरण के पक्ष में थे। उसके बाद देखिए अगला हेडिंग है इन मतभेदों को सुलझाने के लिए उपाय जो किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया जाए। फिर है देखिए पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। उसके बाद कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान, कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। फिर है धीरे धीरे वैश्वीकरण, भारत ने धीरे धीरे वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाया। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 2026 का नागरिक शास्त्र का पेपर आएगा।
तो हमने उसका पूरा सोल्यूशन बना दिया। अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं, अगर आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। पूरा पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। तो बस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।